वहीं देर रात शुरू होती है। एक लड़की फोन पर किसी से बात कर रही है। तभी उसे एक टैक्सी दिखती है। वो उसकी तरफ भागती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक दूसरा ग्राहक उसमें बैठ जाता है। निराश होकर वह एक सुनसान सड़क पर अकेली चलने लगती है। एक वैन धीरे धीरे उसके बगल में आकर रुकती है, जिसकी खिड़की पहले से ही नीचे है। अंदर बैठा दोसिक नाम का आदमी उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। वह साफ मना कर देती है, कहती है कि वह किसी अनजान के वाहन में नहीं बैठेगी। दोसिक गुस्सा हो जाता है। वह अपनी वैन से बाहर निकलता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। लड़की तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह देखती है कि वैन के पीछे के दरवाजे खुले हैं। अंदर से उसे मदद के लिए एक धीमी आवाज सुनाई देती है। चिंतित होकर वह वापस जाती है और अंदर देखती है। उसे एक बुरी तरह घायल आदमी पड़ा हुआ दिखता है। अचानक दोसिक वैन के दूसरी तरफ से आता है। उसने अब मास्क पहना हुआ है। वह लड़की को अंदर जाने के लिए मजबूर करता है और जैसे ही वह अंदर जाती है वह उसे वहीं बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। वे दोसिक से पूछते हैं कि क्या उसने 911 पर फोन किया था। वह घबराया हुआ होने का नाटक करता है और हाँ कहता है। वह दावा करता है कि उसने उस जगह पर एक लाश देखी थी और बताता है कि 3 विदेशी मजदूरों ने एक युवा लड़की को चाकू मारकर भाग गए। वह बेबस होने का नाटक करता है, कहता है कि वह उन्हें रोक नहीं पाया क्योंकि एक बहरी और गूंगी लड़की साइन लैंग्वेज कॉल सेंटर में एक साइन लैंग्वेज काउंसलर के रूप में काम करती है। वह अपनी माँ को टेक्स्ट करती है, सुझाव देती है कि ताज़ी हवा के लिए उन्हें जेजू द्वीप जाना चाहिए। उसी पल क्योंकि अपने सहकर्मियों के साथ बैठी है, एक सहायक अंदर आता है और घोषणा करता है कि अब उन्हें ग्राहकों के साथ पीने जाना होगा। टीम हिचकिचाहट के साथ प्रतिक्रिया देती है क्योंकि ये उनके काम का हिस्सा नहीं है। तभी उनकी मैनेजर अंदर आती है। वह उन्हें दृढ़ता से याद दिलाती है कि ग्राहकों को खुश रखना काम का ही हिस्सा है। जब वह पूछती है कि कौन जाने को तैयार है, तो क्योंकि हाथ उठाती है। वह बेबाकी से कहती है कि वह दूसरों की तरह ही एक कर्मचारी है और कोई भेदभाव नहीं चाहती। आगे क्या होने वाला है इससे अनजान वह खुशी खुशी स्वयंसेवा करती है और समूह में शामिल हो जाती है। इवेंट में ग्राहक और उसके सहकर्मी उसके शरीर और फिगर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चूंकि क्योंकि कुछ भी सुन नहीं सकती, वह मुस्कुराती रहती है और खाती रहती है। चुपके से वह उन्हें इशारों में अपमान करती है, लेकिन उन्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वह बस हंसते रहते हैं, ये जाने बिना कि वह क्या कह रही है। इस बीच सुजून नाम की एक लड़की ब्लाइंड डेट के लिए तैयारी कर रही है। उसका बड़ा भाई जोंग टैक उससे उसकी छोटी स्कर्ट बदलने और सही पैंट पहनने के लिए कहता है। सुजून चिढ़ जाती है। बहस के बाद वह आखिरकार दूसरे शॉर्ट्स में बाहर आती है। जोंग टैक अभी भी जोर देता है कि वह रात 9:20 बजे तक घर वापस आ जाए। जब वह अपने मृत माता पिता की तस्वीर से बात करता है तो वह शिकायत करता है कि सुजून कितनी परेशानी वाली हो गई है। वह जिद से कहती है कि वह आधी रात तक वापस आएगी, पहले नहीं। अपनी सफेद हील्स पहनकर वह उत्साह से दौड़ती है। दूसरी तरफ क्योंकि की माँ को उसकी तनख्वाह मिलती है और वह बहुत खरुश होती है। वह खरुशी खरुशी कहती है कि वे आखिरकार जेजू द्वीप जा रहे हैं। उसी समय सो जून जोंग टैक के संदेशों का जवाब देना बंद कर देती है। वह चिंतित होने लगता है। उसका दोस्त मजाक करता है कि शायद वह अपनी डेट के साथ कुछ कर रही है। जोंग टैक और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। जब क्योंकि अपनी माँ के साथ अपने सहकर्मियों को छोड़कर एक शांत सड़क पर चल रही होती है तो उसे अपनी कार में एक अलर्ट दिखता है। कोई पीछे से तेजी से आ रहा है। उसकी माँ तनख्वाह मिलने के बाद उत्साहित होकर उसकी तरफ जल्दी कर रही है। क्योंकि हाथ हिलाती है, उसे धीमा होने और पीछे रहने की चेतावनी देने की कोशिश करती है। उसकी माँ जो खुद भी बहरी है कुछ नहीं सुनती। एक मोटरसाइकिल कई बार उसके पास से गुजरती है, लेकिन वह हर बार बाल बाल बच जाती है। क्योंकि घबरा जाती है, इशारों से अपनी माँ को डांटती है और कहती है कि उसे ऐसे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, यह एक गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। उसकी माँ इसे टाल देती है और कहती है कि अब जब उनके पास पैसे हैं तो उन्हें बस जेजू द्वीप जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी निराश है, कहती है कि यह पैसे के बारे में नहीं है। उसकी माँ मजाक करती है कि शायद इसीलिए वह अपनी तनख्वाह दिखाने के लिए भाग रही थी। वे दोनों हंसते हैं। इस बीच जोंग टैग घर आता है और देखता है कि सोजोंग नहीं लौटी है। वह और चिंतित होने लगता है क्योंकि अपनी माँ को उनके घर के पास छोड़ देती है और कहती है कि वह कार पार्क करने जा रही है। उनका मोहल्ला शांत और अलग थलग है। उसी समय दोसिक पास में है, अपने अगले शिकार की तलाश में। वह क्योंकि की माँ को अकेला खड़ा देखता है और उसकी तरफ चलने लगता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है उसे सोजून लापरवाही से घर जाती हुई दिखती है। वह अपना ध्यान बदलता है और उसके बजाय उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दोसिक अचानक सोजून पर हमला करता है। वापस पार्किंग में क्योंकि को जगह खोजने में परेशानी होती है। वह आखिरकार पार्क करती है, लेकिन गलती से अपना फोन कार के अंदर छोड़ देती है। उसकी माँ बाहर इंतजार करती है। दूसरी तरफ जोंग टैक सोजून को बार बार फोन करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। अंधेरी खाली सड़क उसे असहज महसूस कराती है और वह दौड़ने लगता है अपनी बहन की तलाश में। जोंग टैक क्योंकि की माँ से टकरा जाता है। वह सोजून के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह महिला बहरी और गूंगी है। शर्मिंदा होकर वह माफी मांगता है और चला जाता है। अपनी हताश तलाश जारी रखता है। तभी दोसिक वापस आता है और क्योंकि को अपनी माँ की तरफ वापस आते हुए देखता है। जैसे ही क्योंकि अपनी माँ के पास वापस जाती है उसे एक संकरी गली में एक सफेद हील दिखती है। दोसिक घबराकर देखता है और तय करता है कि अगर वह वहां जाती है तो उसे उसे और उसकी माँ दोनों को मारना होगा। लेकिन क्योंकि को कोई कमजोर आवाज में मदद के लिए बुलाते हुए सुनाई देता है। वह सावधानी से गली में प्रवेश करती है और जमीन पर एक घायल महिला को पड़ा हुआ पाती है। यह सोजून है। उसे पेट में चाकू मारा गया है और बहुत खून बह रहा है। सोजून मदद की गुहार लगाती है, लेकिन अचानक दोसिक मास्क पहनकर आ जाता है। वह क्योंकि पर भी हमला करता है, लेकिन वह मुश्किल से बच निकलती है और दोसिक का पीछा करते हुए तेजी से पार्किंग की तरफ भागती है। क्योंकि को एक पार्किंग गैरेज मिलता है और वह बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ती है। वह बंद है और शोर कर रही है, जिससे दोसिक को सतर्क हो जाता है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन क्योंकि समय पर दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है, फिसलकर अंदर जाती है और अपनी कार के अंदर चुपचाप छिप जाती है। वह अपना फोन उठाती है और अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है, उसे कहीं न जाने की चेतावनी देती है और वह जल्द ही वहां होगी। लेकिन फिर उसकी कार उसे अलर्ट करती है कि कोई पीछे है। वो शीशे में देखती है और दोसिक चाकू लिए हुए कार के अंदर ही है। वो शांति से उसे ड्राइव करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी माँ इंतजार कर रही है। भयभीत होकर
क्योंकि अचानक कार को दीवार से भिड़ा देती है। दोसिक को झटका लगता है। वह कूदकर बाहर निकलती है और अपनी माँ की तरफ पूरी गति से दौड़ती है। जैसे ही दोसिक उसका पीछा करता है, वह अपनी माँ के पास एक आपातकालीन सायरन ट्रिगर करती है। तेज रोशनी चमकती है। पुलिस स्पीकर से पूछती है कि क्या गलत है, लेकिन क्योंकि और उसकी माँ दोनों सुन या बोल नहीं सकती, इसलिए वह जवाब नहीं दे पाती। तभी दोसिक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए आता है। महिलाएं पहले तो घबरा जाती हैं, लेकिन वह नाटक करता है कि वह अपनी बहन की तलाश में है। क्योंकि मानती है कि वह उस घायल लड़की की तलाश में है और इशारों में बताती है कि उसने अभी अभी एक लड़की को देखा है जो उसकी बहन से मिलती जुलती है। सफेद हील्स में घायल और एक नकाबपोश आदमी द्वारा हमला किया गया। आदमी सिर हिलाता है, चिंतित होने का नाटक करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। क्योंकि दिशा बताती है। फिर वह क्योंकि से उसके साथ आने और सटीक जगह दिखाने के लिए कहता है। उसकी माँ हिचकिचाती है, लेकिन क्योंकि जोर देती है कि उन्हें लड़की की मदद करनी होगी। उसकी माँ मान जाती है और वे उसका पीछा करते हैं, ये जाने बिना कि वे उसके जाल में फंस रहे हैं। तभी पास में एक पुलिस कार आकर रुकती है। दोसिक की योजना बिखरने लगती है, क्योंकि अपने फोन के जरिए पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस कहती है कि उन्होंने जगह की जांच की और वहां कोई नहीं था। क्योंकि जोर देती है कि घायल लड़की निश्चित रूप से वहां थी। वह मानती है कि कोई गलतफहमी हुई है। अधिकारियों ने सीसीटीवी भी चेक किया, लेकिन कुछ नहीं दिखा, क्योंकि कुछ छात्रों ने चुपके से धूम्रपान करने के लिए कैमरों को झुका दिया था। क्योंकि समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे समझ नहीं पाते। बाद में क्योंकि उसकी माँ और दोसिक एक साथ लिफ्ट से नीचे जाते हैं। उसकी माँ असहज महसूस करने लगती है, यह देखकर कि दोसिक उन्हें घूर रहा है, लेकिन क्योंकि शांति से बताती है कि शायद वे साइन लैंग्वेज के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह अजीब लग रहा है। दोसिक फिर कहता है कि क्योंकि को गलतफहमी हुई है। वह दावा करता है कि वह उसकी बहन नहीं है, लेकिन उसे और उसकी माँ को समझ नहीं आता। वह जल्दी से नाटक करता है कि उसे अभी अभी एक संदेश मिला है जिसमें लिखा है कि उसकी बहन ठीक है। क्योंकि को आखिरकार थोड़ी राहत मिलती है और वह अपनी माँ के साथ ये बात साझा करती है। वे तीनों एक साथ थाने जाते हैं। पुलिस स्टेशन में क्योंकि अपना बयान देती है। वह लड़की का वर्णन पीली ब्लाउज, सफेद हील्स वाली बताती है। फिर पुलिस पूछती है कि क्या उसने हमलावर को देखा। क्योंकि कहती है कि उसने डार्क डेनिम पैंट और मास्क पहना था। अचानक दोसिक बीच में रोकता है और ज्यादा जानकारी देने का नाटक करता है, लेकिन अधिकारी कहता है कि वह तभी बोलेगा जब उसकी बारी होगी। तभी पास बैठा एक बूढ़ा आदमी दोसिक की तेज आवाज से परेशान हो जाता है। वह उसे चिल्लाने के लिए डांटता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। जब दोसिक वापस पलटवार करता है तो बूढ़ा आदमी बुदबुदाता है कि उसके माता पिता ने उसे अच्छे से नहीं पाला। फिर वह पानी लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इसके बजाय अचानक वापस आता है और दोसिक पर हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। वे लड़ते हैं। हाथापाई के दौरान दोसिक की जेब से एक फोन गिर जाता है। क्योंकि की माँ उसे उठा लेती है। वह वॉलपेपर देखती है जो एक लड़की की तस्वीर है। दोसिक तेजी से क्योंकि की माँ से फोन छीन लेता है। पुलिस अभी भी बूढ़े आदमी के पहले के आउटबर्स्ट पर केंद्रित है, उसे कमरे से बाहर ले जाती है। लेकिन उसी पल क्योंकि की माँ दोसिक के व्यवहार पर तेजी से संदेह करने लगती है। पुलिस स्टेशन में दोसिक क्योंकि के कागजात देखते हुए शांत भाव से पूछता है, हाँ तो बताइए, आपको क्या जानकारी चाहिए। उसकी नजर क्योंकि के पते पर थी। क्योंकि की माँ चुपचाप उसे साइन लैंग्वेज में चेतावनी देती है। उसके चेहरे पर चिंता थी और वह दोसिक के फोन की तरफ इशारा करती है। इशारों में बताती है कि पहले काला फोन था, अब सफेद है और वॉलपेपर पर लड़की की तस्वीर है। ये सुनकर क्योंकि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अंदर ही अंदर घबराहट बढ़ती है, लेकिन वे दोसिक से छिपाने की कोशिश करते हैं। दोसिक अपनी आंखें सिकोड़ कर उन्हें देखता है और शक से पूछता है, क्या इशारे कर रही थी आप दोनों। क्योंकि जल्दी से सिर हिलाती है और साइन लैंग्वेज में कहती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। दोसिक दिखावा करता है कि वो मान गया है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि की माँ की तरफ बढ़ता है, जिससे माहौल में तनाव बढ़ता है। तभी स्टेशन के दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं और जोंग टाक गुस्से और चिंता में अंदर आता है। आवाज ऊंची करके पुलिस वालों से कहता है, मेरी बहन फोन नहीं उठा रही, कोई जवाब नहीं दे रही। एक पुलिस अधिकारी उसे शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाइए सर, अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जोंग टाक जोर देकर कहता है, नहीं, ये उसकी आदत नहीं है। उसने मुझे फोन किया था, बताया था कि वह इसी इलाके में है। अब बिल्कुल चुप है, मुझे यकीन है कुछ बुरा हुआ है। वह अपनी बहन का हुलिया बताता है। उसने सफेद हील्स और पीली ब्लाउज पहनी हुई थी। ये सुनकर पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखें चमक जाती हैं और दूसरा अधिकारी बताता है, हमें ऐसी ही हुलिया वाली लड़की के बारे में केस मिला है। जोंग टाक तुरंत अपना फोन निकालता है और अपनी बहन की तस्वीर दिखाता है। क्योंकि तस्वीर को देखती है, फिर यकीन से सिर हिलाती है। हाँ, यही लड़की है, मैंने उसे देखा था, जख्मी और खून में लथपथ। अचानक वही बुजुर्ग आदमी फिर से स्टेशन में घुस आता है, अभी भी गुस्से में है और दोसिक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एकमात्र पुलिस अधिकारी उसे रोककर बाहर ले जाता है। इस हंगामे का फायदा उठाकर दोसिक चुपचाप क्योंकि की माँ के पीछे चला जाता है और उसके कान में धमकी भरे लहजे में फुसफुसाता है, अगर एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। इस बीच क्योंकि जोंगटाक को सारी बातें बता रही है। दोसिक अपना बैग खोलता है और एक चाकू निकालता है। वह जोंगटाक की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दोसिक हमला करता है, जोंगटाक तेजी से वार रोकता है और स्टेशन के बीच में दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोसिक लड़ाई के बीच में कहता है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी बहन पर हमला किया था। जोंगटाक गुस्से से आग बबूला होकर पूछता है, मेरी बहन कहाँ है। दोसिक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी बहन जल्द ही मर जाएगी। यह सुनकर जोंगटाक और भी ज्यादा भड़क जाता है और दोसिक को जोरदार मुक्के मारने लगता है, गुस्से और अविश्वास से भरा हुआ। आखिरकार जोंगटाक चाकू उठाता है, उसे दोसिक की गर्दन पर रखता है और चिल्लाता है, सच बताओ, मेरी बहन कहाँ है। तभी और पुलिस अधिकारी स्टेशन में दौड़ते हुए आते हैं। वे जोंगटाक को चाकू पकड़े हुए देखते हैं। दोसिक तुरंत अपना लहजा बदलता है, पीड़ित होने का ढोंग करता है, ये आदमी पागल हो गया है, मुझे धमकी दे रहा है। इसने मुझ पर अपनी बहन के अपहरण का इल्जाम लगाया और मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस हिचकिचाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जोंगटाक हताशा में स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण अधिकारी उसकी बात नहीं समझ पाते। इस भ्रम में अधिकारी उसे रोकने का फैसला करते हैं और उसे जबरदस्ती टेजर से बेकाबू करते हैं। जैसे ही जोंगटाक गिरता है, दोसिक फिर से मौके का फायदा उठाकर भीड़ में गायब हो जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर क्योंकि और उसकी मां घबराकर इंतजार कर रही हैं। कुछ ही देर बाद दोसिक शांत भाव से बाहर निकलता है, पूरी तरह से बेदाग।
वह सिगरेट जलाता है और एक पुलिस अधिकारी से आराम से बात करता है। क्योंकि की माँ बहुत परेशान होकर अधिकारी के पास जाती है और पूछती है, क्या हो रहा है? क्योंकि तुरंत समझ जाती है कि अधिकारी दोसिक की असली पहचान से अनजान है। वह तेजी से सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझ पाता। जब दोसिक इलाके से गायब हो जाता है, तभी पुलिस को सच्चाई का एहसास होता है। जोंगटाक अब अपने पैरों पर खड़ा है, सारी बात विस्तार से बताता है। अपनी भारी गलती का एहसास होने पर अधिकारी उसे माफी मांगते हैं और अपनी भूल स्वीकार करते हैं। वे तुरंत अलर्ट जारी करते हैं और पूरी यूनिट को सोजंग को ढूंढने के लिए जुटा देते हैं। कहीं और सोजंग उसी वैन में बेहोश पड़ी है। पुलिस क्योंगी और उसकी माँ को उनके पड़ोस में वापस छोड़ने की पेशकश करती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जैसे ही वे घर जाते हैं, जोंगटाक फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ता है, इस बार अपनी बहन को ढूंढने और बचाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़। क्योंकि की माँ सावधानी से अपनी बेटी को चाय देती है, बढ़ते तनाव के बीच कुछ सांत्वना देने की कोशिश करती है। वह धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन में शांति वापस आ जाएगी। तभी घर का अलार्म सिस्टम जोर से बज उठता है। नाजुक शांति को तोड़ता हुआ दोनों को तुरंत एहसास होता है कि कुछ गलत है। शायद कोई गेट के बाहर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। डर और चिंता उनके दिलों को भर देती है, क्योंकि वे सावधानी से मुख्य गेट की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा और परछाइयां साफ देखने में मुश्किल पैदा करती हैं और चुप्पी भारी और खतरनाक लगती है। एक गहरी सांस के साथ क्योंकि अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे गेट खोलने के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ा कांपते हुए उसे हैरानी और थोड़ी राहत होती है कि वहाँ कोई अजनबी या खतरा नहीं, बल्कि उसकी माँ की एक सहकर्मी चुपचाप खड़ी है। सहकर्मी बताती है, मुझे माँ को लेने आना पड़ा, उन्हें कहीं और कुछ जरूरी काम है। पड़ोस असुरक्षित हो गया है, कई घर खाली हैं और लोग चले गए हैं, जिससे जगह सूनी और असुरक्षित महसूस होती है। क्योंकि घर में अकेली रह जाती है। दोसिक अचानक उनके घर में जबरदस्ती घुस आता है, बजते अलार्म और उसके द्वारा संकेतित खतरे को अनदेखा करते हुए। क्योंकि भ्रमित और डरी हुई है, समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। वह घर में चारों ओर घूमता है, सावधानी से खोजता और देखता है, जबकि क्योंकि चुपचाप अपने कपड़े बदलने की कोशिश करती है। डर को और मजबूत महसूस करती है। अलार्म बजते रहते हैं, जिससे अराजकता और बढ़ जाती है, लेकिन शोर के बावजूद क्योंकि शांत और दृढ़ रहती है, क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अचानक क्योंकि देखती है कि अलार्म अभी भी सक्रिय है और उसे एहसास होता है कि उनके घर के अंदर कोई हो सकता है। वह घबराहट में खोजती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। डर उसे गहराई से जकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ कांपते हैं। फिर अचानक अलार्म बंद हो जाता है। दोसिक ने अलर्ट सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है, घर को फिर से शांत कर दिया है। इस अराजकता के बीच क्योंकि को अचानक याद आता है कि जोंगटैक ने उसे पहले एक कॉन्टैक्ट कार्ड दिया था। वह जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसे एक मैसेज भेजती है, जिसमें वह माफी मांगती है और प्रार्थना करती है कि उसे उसकी बहन जल्द मिल जाए। इस बीच दोसिक पीछे से देख रहा है, उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी है। किसी भी पल हमला करने की तैयारी में क्योंकि को अलार्म बंद होने पर झूठी राहत मिलती है, लेकिन फिर उसके अंदर एक असहज भावना उठती है। उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वह अचानक मुड़ती है, तो दोसिक तेजी से वार करता है, क्योंकि को तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करता है। बड़ी ताकत और साहस के साथ क्योंकि हमले से बचने में कामयाब होती है और पास के एक कमरे में भाग जाती है। दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वह दरवाजे के खिलाफ एक भारी मेज लगा देती है, ताकि अंदर आने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। घबराहट में वह जोंगटैक को फिर से मैसेज करती है, उससे मदद की भीख मांगती है और उसे बताती है कि हमलावर उसके घर में है। जोंगटैक बिना समय गंवाए उसके घर की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। उसका दिमाग चिंता और जल्दबाजी से दौड़ रहा है। इस बीच घर के अंदर क्योंकि अपनी माँ को मैसेज करती है, उनसे घर में न घुसने की गुहार लगाती है। क्योंकि की माँ जवाब देती है कि मुख्य गेट अभी भी खुला क्यों है, और वह भ्रमित और डरी हुई है। क्योंकि मानती है कि उसकी माँ वापस आ गई है, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश करती है। तभी क्योंकि अपनी माँ के मैसेज देखती है। टेक्स्ट को ध्यान से देखने पर उसे पैटर्न अजीब लगता है। क्योंकि समझ जाती है कि इसके पीछे दोसिक है। अचानक दोसिक क्योंकि का हाथ जोर से पकड़ लेता है, कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि तेजी से प्रतिक्रिया करती है, उसे रोकती है और दरवाजा फिर से कसकर बंद कर लेती है। दोसिक उसे धमकी भरा मैसेज भेजता है, तुरंत बाहर आ जाओ। जोंगटैक पहले ही घर की तरफ बेताबी से दौड़ रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वह समय पर पहुंच जाएगा। आखिरकार दोसिक अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाता है और गेट को जोर से तोड़ना शुरू कर देता है। जोरदार आवाजों के साथ गेट टूट जाता है और वह कमरे में घुस जाता है। उसी पल टोंगी तेजी से खिड़की से कूद जाती है, नीचे जमीन पर उतर जाती है, लेकिन दोसिक उसके बाल पकड़ लेता है, उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जोरदार लड़ाई लड़ती है, खींचती है और संघर्ष करती है, उसे छोड़ने के लिए मजबूर करती है। वह कचरे के थैलों और बक्सों के ढेर पर गिर जाती है, जिससे उसका गिरना नरम हो जाता है और उसे चोट लगने से बच जाती है। बिना समय गंवाए वह सड़क की तरफ तेजी से दौड़ती है। जोंगटैक उसे दौड़ते हुए देखता है। क्योंकि तेजी से दौड़ती है, दोसिक उसके पीछे है और जोंगटैक उन दोनों का पीछा करता हुआ अपनी पूरी ताकत से भागता है। आखिरकार क्योंकि एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाती है जहां आगे कोई रास्ता नहीं है। दोसिक भी वहां पहुंच जाता है और उसे ताना मारते हुए पूछता है कि अब वह कैसे बचकर निकलेगी। क्योंकि पास पड़ी एक कुर्सी उठा लेती है, खुद का बचाव करने के लिए तैयार। तभी जोंगटैक पूरी रफ्तार से वहां पहुंचता है और हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन दोसिक अचानक एक चाकू निकालता है और उसे अपनी गर्दन पर रखकर चेतावनी देता है कि रुक जाओ। वह धमकी देता है कि अगर वह मर गया तो जोंगटैक को कभी अपनी बहन का पता नहीं चलेगा। दोसिक जोंगटैक से कहता है कि या तो क्योंकि को बचाओ या अपनी बहन का पता ले लो। जोंगटैक दुविधा में फंस जाता है, सही फैसला लेने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जाने से पहले दोसिक उसे लोकेशन भेजता है और कहता है कि अगर बहन वहां न हो तो फोन करे। जोंगटैक सोचता है कि अगर सब कुछ नाकाम हो गया तो वह क्या करेगा, लेकिन दोसिक जोर देता है कि केवल उस जगह पर जाकर ही उसे सच्चाई का पता चलेगा। आखिरकार जोंगटैक अपनी बहन को बचाने का फैसला करता है और उस लोकेशन की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। वह क्योंकि से धीरे से माफी मांगता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। क्योंकि अकेली रह जाती है और धीरे धीरे रोने लगती है। कुछ देर बाद दोसिक जोंगटैक को फोन करता है। उस समय क्योंकि दोसिक के नीचे फंसी होती है और वह उस पर हमला करने वाला होता है। जोंगटैक उसे बताता है कि उसकी बहन दी गई लोकेशन पर नहीं है। दोसिक उसे ध्यान से फिर से देखने को कहता है, लेकिन फिर दोसिक उसे बताता है कि क्योंकि की माँ जल्दी वहां पहुंच जाएगी। वह कहता है कि उसकी माँ को बता देना कि उसकी बेटी जोंगटैक की वजह से मर चुकी है और फिर फोन काट देता है। क्योंकि की माँ वहां पहुंच जाती है और सब कुछ साफ साफ समझ जाती है। इस बीच क्योंकि
जो अभी भी दोसे के शिकंजे में फांसी हुई है, जल्दी से मुट्ठी में कुछ मिट्टी भरकर उसकी आंखों में फेंक देती है। अंधा होते ही वह छूटकर भाग जाती है। उसी समय क्योंगी की माँ और जोंगटाक भी उसी जगह की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन क्योंगी कहीं नहीं मिलती। रास्ते में क्योंगी एक युवा महिला को देखती है जो वास्तव में घायल सोजंग है। सोजंग क्योंगी से मदद की भीख मांगती है। क्योंगी, जिसके पीछे दोसिक भी है, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी दोनों महिलाएं वहां से गायब हो जाती हैं। क्योंगी सोजंग को एक कचरे के डिब्बे के पीछे एक अंधेरी घाटी में छिपा देती है और उसे 911 पर फोन करने को कहती है। तभी दोसिक वहां पहुंच जाता है और दोनों बहुत घबरा जाते हैं। जब दोसिक देखता है कि सोजंग भी गायब हो गई है, तो वो एक चाकू निकालता है। क्योंगी सोजंग से अपने भाई को फोन करने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसका भाई पास ही है और फिर क्योंगी सोजंग के हाथ से चाकू ले लेती है और दोसिक का ध्यान भटकाने के लिए चली जाती है। जैसे ही दोसिक सोजंग के पास पहुंचता है, क्योंगी जोर जोर से आवाजें करने लगती है। दोसिक उसकी तरफ बढ़ता है। उसे एहसास होता है कि क्योंगी सोजंग की मदद कर रही है और कहता है कि अगर वह बाहर नहीं आई तो वह क्योंगी को भी मार डालेगा। उसी पल क्योंगी चुपचाप इमरजेंसी अलर्ट बंद कर देती है और अपनी पूरी रफ्तार से भाग जाती है। दोसिक उसका पीछा करता है। फिर जोंगटाक के फोन का जवाब देता है। उसे एहसास होता है कि फोन करने वाली उसकी बहन है। वह उसके द्वारा बताई गई लोकेशन पर तेजी से पहुंचता है। इस बीच क्योंगी शहर के ट्रैफिक से गुजरती हुई तेजी से भाग रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। दोसिक उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार एम्बुलेंस और पुलिस सोजंग को पकड़ लेती है और उसे प्राथमिक उपचार देना शुरू कर देती है। क्योंगी की माँ पूछती है कि क्योंगी कहाँ है। वह बताती है कि क्योंगी उसे बचाने के लिए शहर के बीच में गई थी और उसे बहुत अफसोस होता है। जोंगटाक और क्योंगी की माँ क्योंगी को बचाने के लिए शहर के बीच की तरफ दौड़ते हैं। क्योंगी शहर में बेतहाशा भागती हुई मदद मांगती है और अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे नहीं समझता। हर कोई सोचता है कि वह पागल है। घबराहट में वह एक चाकू भी निकालती है और चेतावनी देती है कि वह आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर भी लोग चाकू की वजह से उससे बहुत डरे हुए हैं। दोसिक उसका भाई होने का ढोंग करता है और दावा करता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। जब सब लोग विचलित होते हैं तो क्योंगी भाग जाती है। दोसिक उसका पीछा करता है, लेकिन जल्द ही उसे खो देता है। कुछ देर बाद कुछ सेनाकर्मी आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। वे क्योंगी को वापस लाते हैं, कहते हैं कि वह भटकती हुई मिली थी और उसे एक तेज धातु का ब्लेड भी सौंपते हैं जो उसके पास था। दोसिक उन्हें धन्यवाद देता है। क्योंगी फिर अपना डर जाहिर करती है कि शहर में किसी ने उसे नहीं समझा। वह कहती है कि वह मरना नहीं चाहती, वह अभी भी अपनी माँ के साथ दुनिया घूमना चाहती है, एक अच्छे आदमी से शादी करना चाहती है और बच्चे पैदा करना चाहती है। वह दोसिक से साइन लैंग्वेज में उसे न मारने की भीख मांगती है, लेकिन वह उसके संकेतों को नहीं समझ पाता। आखिरकार दोसिक उसे एक अंधेरी सुनसान गली में घसीटता है। जैसे ही वह हमला करता है, जोंगटाक पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। जोंगटाक और दोसिक के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। जोंगटाक तेजी से दोसिक को काबू कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जोंगटाक क्योंगी से माफी मांगता है और वह अपनी बहन के बारे में पूछती है। वह कहता है कि वह अस्पताल में है। जोंगटाक उसे यह भी बताता है कि उसकी माँ भी वहाँ है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन अचानक दोसिक होश में आता है और जोंगटाक के सिर पर वार करता है, जिससे वह गिर जाता है। दोसिक उसे पीटना शुरू कर देता है। क्योंगी चाकू उठा लेती है। दोसिक हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे इसका इस्तेमाल करना भी आता है। तभी जोंगटाक फिर से खड़ा हो जाता है। दोसिक कहता है कि आज किसी को मरना होगा और वह माँ को मारने का फैसला करता है। फिर वह भाग जाता है। इस बीच क्योंगी की माँ उसे ढूंढ रही होती है। वह दूर से दोसिक को देखती है और उसकी तरफ भागती है। अपनी बेटी के बारे में पूछते हुए भीख मांगती है। दोसिक एक दिशा में इशारा करता है और दावा करता है कि क्योंगी वही है। माँ को असहज महसूस होता है। उसे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। दूर से क्योंगी अपनी माँ को दोसिक से बात करते हुए देखती है। वह पूरी रफ्तार से दौड़ती है और दोसिक के पेट में एक तेज चाकू मार देती है। फिर वह अपनी माँ को इशारा करती है, ये दिखाते हुए कि वह सब कुछ खुद ही खत्म कर देगी। दोसिक क्योंगी से कहता है कि उसे सच में विश्वास था कि वो उसे रोक सकती थी। उसने उसे यह भी पूछा था कि क्या उसे चाकू का इस्तेमाल करना आता है, क्योंकि वह चूक गई थी और उसने अपना ही हाथ जख्मी कर लिया था। लेकिन क्योंगी उसका हाथ पकड़ती है और चाकू अपने ही पेट में घुसा लेती है। जब उसे खून निकलता है तो दोसिक को एहसास होता है कि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा था। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। दोसिक के हाथ में चाकू देकर वे मान लेते हैं कि उसने उस पर हमला किया था। दोसिक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी साफ साफ कहने में बहुत भ्रमित होता है। उसका मासूम होने का दिखावा भी काम नहीं करता। पुलिस आती है और उसे चाकू छोड़ने को कहती है, लेकिन वह ठीक से जवाब नहीं दे पाता। फिर वह अचानक एक अधिकारी के चेहरे पर हमला कर देता है। प्रतिक्रिया में एक पुलिसकर्मी उसे रोकने के लिए चेतावनी शॉट फायर करता है, लेकिन दोसिक क्योंगी की तरफ देखता है और पूछता है कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। जैसे ही वह उस पर फिर से हमला करने की तैयारी करता है, पुलिस उसे पैर में गोली मार देती है। फिर भी वह नहीं रुकता। वह एक बार फिर क्योंगी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वह साइन लैंग्वेज में अपने हाथ उठाती है और इशारा करती है कि उसके जैसे कमीनों को केवल बीच की उंगली दिखानी चाहिए। यह देखकर दोसिक आग बबूला हो जाता है और उस पर टूट पड़ता है, लेकिन पुलिस गोली चला देती है और आखिरकार उसे नीचे गिरा देती है। जोंगटाक तभी आता है और उसे रोके रखता है। कुछ हफ्तों बाद क्योंगी और उसकी माँ जेजू द्वीप पर आराम कर रही हैं, शांतिपूर्ण समय का आनंद ले रही हैं। जल्द ही जोंगटाक और सोजंग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। जोंगटाक ने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया है और उन्हें संकेत देता है कि उन्हें एक साथ एक तस्वीर लेनी चाहिए। वे सभी एक ग्रुप फोटो के लिए पोज देते हैं और फिल्म इस दिल को छू लेने वाले पल के साथ समाप्त होती है। क्योंगी तेजी से दौड़ती है, दोसिक उसके पीछे है और जोंगटाक